अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दिस इज अमीन, योर लेक्चरर फॉर सीए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है, ये इसका मकसद सिर्फ एक है, टू एक्सप्लेन यू द सिनर्जी ऑफ द सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्पेशली टू दोज स्टूडेंट्स जो कि हमारे पास फाउंडेशन डिप्लोमा से आते हैं एंड देन दे मूव टूवर्ड्स एसीसीए। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन डिप्लोमा से आते हैं, उनको एक बात का बेहतरीन तरीके से पता है कि हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सिनर्जी में तीन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं फाउंडेशन डिप्लोमा में, विच इज MA1, MA2 एंड FMA, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इटसेल्फ। अच्छा, मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बात बोलता हूँ कि हम इस सब्जेक्ट को एक पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट लेके चलेंगे, रादर देन कि मैं आपको MA1 पढ़ाऊँ, MA2 पढ़ाऊँ और F2 पढ़ाऊँ। मैं इस तरीके से अपने सब्जेक्ट को तोड़ता हूँ कि आपके MA1 में जो टॉपिक है और जो MA2 में और F2 में टॉपिक है, वो इस तरीके से आपको पढ़ा दिया जाए कि आपका MA1, MA2 और F2 तीनों कवर हो जाए। अक्सर औकात स्टूडेंट्स जो है मुझे ये भी कंप्लेन करते हैं कि सर आप ये टॉपिक हमें पढ़ा चुके हैं, आप दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हैं, F2 में टाइम जाया हो रहा है एंड ऑल दैट। तो मैं उनको ये बात वाजे करता चलूं कि बेटा देखो, जब हम MA1 में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑल्दो मैंने टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया है एज फार एज F2 इज कंसर्न या FMA इज कंसर्न, बट हमने उसकी प्रैक्टिस F2 या MA2 के हिसाब से नहीं की। अगर मैंने MA1 में पढ़ा है तो आपके लिए प्रैक्टिस जो है वो MA1 की किट के हिसाब से ही हुई होगी, लेकिन जब हम MA2 में या F2 में जाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस उस हिसाब से होती है। लेकिन अलबत्ता रेस्ट अश्योर्ड कि टॉपिक आप ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके होते हैं, जस्ट नीड टू रिवाइज द टॉपिक। आप एक दफा रिवाइज कर लोगे उस टॉपिक को, तो आपका जो टॉपिक है वो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर आपने MA1 सही से पढ़ा है तो आपने MA2 का ऑलमोस्ट 60% कोर्स पढ़ लिया है। अगर आपने MA1 और MA2 तमीज से पढ़ लिया है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो आपने FMA का 50 to 60% कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और आज हम ये टॉपिक वाइज सारी चीजें डिस्कस करेंगे ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि वाकई में अगर हम MA1 में प्रॉपरली मेहनत करें और MA2 में प्रॉपरली मेहनत करें, तो हमारा ऑलमोस्ट 60% कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है फॉर FMA। किस तरीके से? अब देखो, मैं सिर्फ अभी पार्ट वाइज बात करूंगा। तो पहला पार्ट MA1 का है हमारे पास, नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग। अच्छा, पार्ट ए MA2 का भी यही है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। और पार्ट ए F2 का भी यही है, द नेचर, सोर्स एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अब देखो, यहां पर इन्होंने सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया है, सोर्स। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये कुछ नया है। यही सारी चीजें जो आप MA1 में पढ़ते आए हो, पार्ट ए और पार्ट बी मिला के, वही MA2 का पार्ट ए है और वही FMA का पार्ट ए भी है। कुछ इस तरीके से कि देखो, अगर आपको यहाँ देखो, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग, अच्छा ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप MA1 के अलावा FA1 में भी पढ़ते हो। तो ये सब एरिया तो इस तरह समझ लो कि आपने दो दफा पढ़ लिया है अपने इनिशियल लेवल पे ही। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये भी देखो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें वही हैं। फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन, बिहेवियर, सोर्सेज ऑफ डाटा, ये सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में पढ़ते हो। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ते हो, द बेसिक यूज ऑफ स्प्रेडशीट और द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। सही, और फिर उसके बाद यही सारी चीजें आप रिपीट कर रहे हो। अगेन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट बिहेवियर। तो देखा जाए तो हमारे पास MA1 का चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 9, 10, ये आपके पास बना देते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, एंड यहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3 जो आपने MA1 में पढ़ा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 के दो हिस्से हैं हमारे पास, एक है सोर्स डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा है कोडिंग। अच्छा, कोडिंग एक ऐसी चीज है जो शायद आपको F2 में कभी भी नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बहुत ऐसी इजी चीज है। लेकिन F2 में और MA2 दोनों जगह पे ये चीज इस्तेमाल होती है। जब आप बात करते हो रिपोर्टिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन में, तो कोडिंग आपकी यूज होती है। तो कोडिंग आप ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ के यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो रिपोर्टिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में। अच्छा, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो सोर्स डॉक्यूमेंटेशन भी रिपोर्टिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में सारी चीजें आती हैं। फिर मटेरियल कॉस्टिंग में भी ये चीज आती है यहाँ पर, और अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में आती है यहाँ पर। तो अगर मैं अभी बात करूं चैप्टर नंबर 6 की, और चैप्टर नंबर 6 आपने अगर सही से पढ़ लिया है फॉर MA1, या आपके MA1 के टीचर ने आपको प्रॉपरली चैप्टर नंबर 6 पढ़ा दिया है, तो ट्रस्ट मी,
आपका MA2 का चैप्टर 7 और चैप्टर 8 पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। आपका F2 का चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट हो गया, अदर देन टू थिंग्स, एक है EOQ और दूसरा है EBQ। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये दोनों भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, और इसी तरीके से आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया फॉर F2 भी। अच्छा, फिर हम आते हैं अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड कॉस्टिंग। ओवरहेड कॉस्टिंग में आपको अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए तो आपके पास चैप्टर 9 एक्सपेंसेस, ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये कंप्लीट हो जाता है। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप कंप्लीट कर लेते हो जब आप यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्टिंग पढ़ रहे होते हो। सही, तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, और यही चीज यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग पे। तो जॉब बैच प्रोसेस कॉस्टिंग में आपका ये 13 चैप्टर में से जॉब और बैच कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक सर्विस कॉस्टिंग है जो आपके पास न्यू है, और प्रोसेस कॉस्टिंग है जो आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो। सेम गोस फॉर हेयर, यहाँ पे 8A 8B 8B में सिर्फ आपके पास जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट न्यू है, बाकी सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो। और अगर आप सर्विस कॉस्टिंग MA2 में पढ़ ले तो सही से, तो आपके पास ये जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर 9A भी कंप्लीट हो गया। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं वो टॉपिक्स जो कि आपके पास MA1 और MA2 में यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम MA2 के न्यू टॉपिक्स की। MA2 में जो आपके पास न्यू टॉपिक्स है उसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास कॉस्ट बुक कीपिंग। देखा जाए तो कॉस्ट बुक कीपिंग भी कोई न्यू टॉपिक नहीं है। बुक कीपिंग हमें पता है डबल एंट्री सिस्टम को कहा जाता है, और जब मैं कॉस्ट बुक कीपिंग की बात करता हूं तो हमें वो सारी चीजें पढ़नी होती हैं। इंटीग्रेटेड इंटरलॉकिंग सिस्टम, मटेरियल की एंट्रीज कैसे बनेंगी, उनके लेजर्स कैसे बनेंगे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, या फिर आपके पास कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है। ये सारी चीजें अगर आपको सही से पढ़ाया जा रहा है, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, तो ये सारी चीजें आपको वहां भी पढ़ाई जाती हैं। तो इन अ वे ये सारी चीजें, डबल एंट्रीज और लेजर्स जो हैं, आप ऑलरेडी MA1 में भी पढ़ते हो। ऑल्दो यहाँ पर एक पूरा अलग से एरिया है, लेकिन पढ़ाया आपको टॉपिक वाइज ही जाते हैं सारी चीजें। ओके, उसके बाद अब नया एरिया है हमारे पास CVP एनालिसिस। CVP एनालिसिस आपके पास नया एरिया, बहुत छोटा सा एरिया। उसके बाद आपके पास आ जाता है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। अब ये CVP एनालिसिस और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जो है, ये चीज आपको यहाँ पे कहीं नजर नहीं आएगी F2 में। अलबत्ता अलबत्ता ये चीज F2 में भी आपसे पूछी जाती है जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट और मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल पढ़ रहे होते हो, क्योंकि यहां पर ये सारी डिसीजन मेकिंग है। तो डिसीजन मेकिंग जितनी भी है वो आप यहां पर भी करोगे, और वो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको ये भी चीज आनी चाहिए है। और इसके अलावा ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपके सामने लिखा हुआ है, ये तो पूरा का पूरा यही है जो चैप्टर 12A एंड चैप्टर 12B है आपके पास। फिर उसके बाद हम आते हैं पार्ट E पे, विच इज कैश मैनेजमेंट। ये कैश मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है जो आपको थोड़ा सा टेस्ट किया जाता है बजटिंग में, जब आप कैश बजट बनाते हो। फिर इसके बाद कैश मैनेजमेंट के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आपके पास फोरकास्टिंग में टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि आपका टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, जैसे कि आपका मूविंग एवरेजेस हो गया। ये सारी चीजें आपकी फोरकास्टिंग में टेस्ट की जाती हैं, जो कि आप यहाँ कैश मैनेजमेंट में पढ़ते हो। तो कैश मैनेजमेंट देखा जाए तो आपके दो एरियाज को कवर कर लेता है, एटलीस्ट 25 to 30%, जिसमें एक आपके पास फोरकास्टिंग आ गया और दूसरा आपके पास आ गया बजटिंग। कैश मैनेजमेंट में आप ये सारी चीजें सीखोगे। देखने को ये 5 चैप्टर्स हैं कैश मैनेजमेंट के, लेकिन ये 5 चैप्टर्स जो है ना, कुल मिला के 3 टॉपिक्स बनाते हैं, और वो सारी चीजें फिर आपको पढ़ाई जाएंगी। और हमारे पास जो आखिरी चीज न्यू है इन MA2, दैट इज चैप्टर नंबर 5, इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन। अच्छा, अब कंपैरिजन समझ लो क्या होता है। कंपैरिजन में हम करते हैं बजट वर्सेस एक्चुअल, और ये बजट वर्सेस एक्चुअल जो है ये आप करते हो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, कॉस्ट वेरिएंस में, सेल्स वेरिएंस एंड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स में। तो इन अ वे अगर आपने इंफॉर्मेशन टू कंपैरिजन प्रॉपरली पढ़ लिया तो आपका चैप्टर 13 और 14A तो कंप्लीट हो गया फॉर F2 बेस्ड ऑन योर MA2। अभी मैंने सिर्फ MA1 MA2 की बात की है, F2 में क्या नया है मैंने कोई बात नहीं की अभी तक। अच्छा, फिर फोरकास्टिंग में एक और एरिया है आपके पास, विच इज हाइलो मेथड, जो आप MA1 में भी पढ़ते हो, MA2 में भी पढ़ते हो और F2 में भी आता है। तो ये वो सारी चीजें जो आप
पीछे से पढ़कर आ रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। हाँ अलबत्ता, अब बात करते हैं F2 में नया क्या है हमारे पास। F2 में हमारे पास जो नया है वो है फोरकास्टिंग स्टेटिस्टिक्स, जिसमें हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आ जाता है, मूविंग एवरेजेस, इंडेक्स नंबर वगैरह आ जाते हैं। फिर बिग डेटा एनालिसिस, जिसमें हमारे पास समराइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा आ जाता है, दैट इज मीन, मीडियन, मोड, जी स्कोर एंड ऑल। ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़नी है F2 में। फिर बजटिंग हम थोड़ा डिटेल्ड पढ़ते हैं F2 में। डिटेल्ड बजटिंग का मतलब ये है कि अब हम बजट किस तरीके से चेंज होता है, क्या क्या चीजें उसमें आती है बजट को चेंज करने में, वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन टू कंपैरिजन में सिर्फ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। तो हमें ये सारी चीजें कंप्लीटली पढ़नी पड़ती हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, डिटेल में। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इन्फॉर्मेशन टू कंपैरिजन से या इन्फॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन से आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या कॉस्ट वेरिएंस कितना कंप्लीट हो जाता है, तो कॉस्ट वेरिएंस आपका हो जाता है ऑलमोस्ट 50% और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका हो जाता है ऑलमोस्ट 20%, क्योंकि हम आपको स्टैंडर्ड निकालना सिखाते हैं। ये सारी चीजें, फिर आपके पास ये सेल्स वेरिएंस एंड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, ये तो टोटली न्यू एरिया है फॉर F2। थोड़ा बहुत आप रिपोर्टिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में पढ़ते हो ये सारी चीजें, लेकिन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट यूजिंग वेरिएंस बनाना आप नहीं सीखते। तो वो सारी चीजें आपको सीखनी होती हैं। तो इन अ वे, अगर मैं आपसे एक बात करूं कि ये पूरा MA1 से लेकर FMA तक पढ़ने में आपको कितना टाइम चाहिए होता है या कितना टाइम लगता है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपने MA1 में 3 से 4 महीने लगा दिए, अगर आपने MA1 में, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 to 4 months अगर आपने MA1 में लगा दिए हैं, और आपको लगता, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका MA1 का पेपर डिले हो गया है, तो बेटा नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज MA1 का पेपर डिले होने का मतलब ये है कि आपने चैप्टर 1 प्रॉपर पढ़ा है, चैप्टर 2 पढ़ा है, 3 पढ़ा है, 4 पढ़ा है, 6 पढ़ा है, 7, 8, 9 पढ़ लिया है, 10, 11, 12 आपने पढ़ लिया है, 13, 14 आपने पढ़ लिया है। तो आपको सिर्फ 15 से लेके 22 तक नया पढ़ना है और चैप्टर 5 नया पढ़ना है। अच्छा, 15, 16 पढ़ने में आपको मुश्किल से 2 क्लासेस चाहिए। पार्ट ई, अच्छा 17 पढ़ने में आपको टाइम लगता है। 17 में आपको इन सिर्फ 17 के लिए 2 क्लासेस प्रॉपरली चाहिए होती हैं। और पार्ट ई पूरा पढ़ने के लिए आपको टोटल 3 से 4 क्लासेस चाहिए होती हैं। चलो 3 क्लासेस लगा लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टू कंपैरिजन पढ़ने में आपको 2 क्लासेस चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, तो आपको MA2 में जो नया पढ़ना है उसके लिए आपके पास 2, 4, 6, 9 क्लासेस हो गई, और 1 क्लास आप सर्विस कॉस्टिंग की लगा लो, तो टोटल आपको 10 क्लासेस चाहिए होती हैं MA2 में नए टॉपिक्स पढ़ने के लिए। बाकी की जितनी क्लासेस होती हैं ना, वो सारा पुराना रिवाइज कर रहे होते हैं हम, और उसकी किट सॉल्व कर रहे होते हैं। अब आते हैं F2 पे। जब आपने F2 पढ़ लिया, तो ये सारी चीजें तो आप ऑलरेडी पढ़कर आ गए, तो ये तो आपको अगर मैं डायरेक्टली दे दूं कि बेटा आप कर लो, तो आपको 2 दिन चाहिए ये सारी चीजें कंप्लीट करने में, इंक्लूडिंग किट्स। फोरकास्टिंग की तरफ आए तो हाइलो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके होते हैं। हम मूविंग एवरेजेस ऑलरेडी पढ़कर आ चुके होते हैं कैश मैनेजमेंट में। हम टाइम सीरीज एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होते हैं कैश मैनेजमेंट में। तो फोरकास्टिंग स्टेटिस्टिक्स पढ़ने के लिए भी हमें मैक्सिमम जो टाइम चाहिए वो है 2 क्लासेस। उसके बाद मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन मार्जिन, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट पढ़ने में हमें 1 क्लास चाहिए। ये सारी चीजें तो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। EOQ EBQ पढ़ने के लिए हमारे पास 1 क्लास बहुत है। बाकी सारी चीजें आप ऑलरेडी MA2 तक पढ़कर आ गए, आपको सिर्फ रिवाइज करनी है 1 दिन के अंदर। अच्छा, हमारे पास ये एक नई चीज है, ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। इसको पढ़ने में हमें 2 क्लासेस चाहिए होती हैं। बजटिंग पढ़ने में हमें 2 क्लासेस लगेंगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ने में, डिटेल्ड स्टैंडर्ड, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके होंगे MA1 MA2 में। तो इसके लिए हमारी 1 क्लास भी बहुत है, क्योंकि हमें सिर्फ MTQs किस तरीके से सॉल्व करने हैं ये देखना है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस पढ़ने में हमें 3 क्लासेस चाहिए। अच्छा, व्हेन आई से क्लास, तो 1 क्लास को मैं 2 घंटे की क्लास कंसीडर करता हूँ ऑन साइट, और
1 घंटे की क्लास कंसिडर करता हूं ऑनलाइन। और फिर उसके बाद ये 3 चैप्टर हमारे पास न्यू है, इनको पढ़ने के लिए हमें 3 क्लासेस चाहिए होंगी। अगर मैं ऑन साइट हूं तो 6 घंटे, अगर ऑनलाइन हूं तो 3 से 4 घंटे मैक्स। तो ये हमारे पास पूरी सिनर्जी है अगर आप MA1 MA2 और FMA को लेकर चलते हो एक साथ। तो 3 से 4 महीने अगर आपने MA1 में लगा दिए तो आपका MA2 जो है वो 2 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम कंप्लीट होना चाहिए विद स्टडी हब प्रैक्टिस एज वेल। और फिर उसके बाद 2 महीने में या मैक्सिमम 3 महीने में हमारा F2 कंप्लीट हो जाना चाहिए विद स्टडी हब एज वेल। तो इस तरीके से 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 6 और 3 9 महीने के अंदर आपका FMA तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस। अनटिल एंड अनलेस कि आपका पेपर किसी वजह से डिले हो गया या कोई लॉकडाउन वगैरह लग गया एंड ऑल। तो ये चीज अगर ना हो तो आपके लिए बहुत आसान है, आप आराम से 9 मंथ्स के अंदर जो है पेपर अपना क्लियर कर सकते हो फ्रॉम MA1 टू FMA। अच्छा, अब ये 9 मंथ्स तो मैंने आपको गिनवाए हैं क्योंकि आप सिर्फ अभी MA1 की मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हो। अब जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे जानते हैं कि सर सिर्फ MA1 या MA2 नहीं चल रहा होता, साथ में FA1 FA2 भी चल रहा होता है। तो इस वजह से FA1 FA2 चलाते हुए भी हमें उसको भी देखना पड़ता है। सेम सिनर्जी उसकी भी बनती है कि अगर आपने FA1 को प्रॉपरली पढ़ा है तो आपने FA2 का ऑलमोस्ट 70% या 60% कोर्स पढ़ लिया है। और अगर आपने FA1 FA2 प्रॉपरली पढ़ लिया तो आपने 70 to 80% कोर्स F3 का पढ़ लिया। तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता F3 को कंप्लीट करने में आफ्टर FA1 एंड FA2। तो ये चीज आप जरा अपने जहन में सारे बिठा लो पहले तो, कि भाई आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, अगर आपका टीचर टाइम ले रहा है दैट मीन्स कि वो आपको डिटेल्ड पढ़ा रहा है चीजें। और डिटेल पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको सारी चीजें इस तरीके से पढ़ाई जा रही हैं कि आपके लिए आगे के पेपर में वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो। आप सिर्फ प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। आई बिलीव ये सारी सिनर्जी आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टिल यू, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, you guys can contact me on this number. I am available 24/7, but yes, कभी कभी रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है। So you guys can leave a text. This is Fahad Amin signing off from your class. Thank you so much. Allah Hafiz.